क्या पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता दीदी की मुश्किलें बढ़ने वाली है? क्या ममता दीदी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगने वाली है? क्या बंगाल के मुसलमान ममता दीदी का साथ छोड़ देंगे? क्या बंगाल में ओवैसी हुमायूं कबीर की जोड़ी ममता दीदी को झटका देगी? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बंगाल की चुनावी रणभूमि में एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो गई है। आप देख रहे हैं द फेडरल देश, मैं हूं मनीष कुमार। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को विधानसभा चुनाव होने वाला है। 4 मई को मतों की गिनती होगी। अब तक ये माना जा रहा था कि बंगाल में ममता दीदी की टीएमसी और बीजेपी में सीधी टक्कर है, लेकिन इस टक्कर में पेच फंसाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल की सरजमीन पर अपना पांव रख दिया है। ऐसे में यह सवाल उठ रहा कि क्या ओवैसी के इस दांव से ममता दीदी को नुकसान होगा? क्या लगातार चौथी बार ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने की राह में ओवैसी अड़ंगा डालेंगे? पश्चिम बंगाल में असदुद्दीन ओवैसी के एआईएमआईएम ने पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के लिए जनता उन्नयन पार्टी के सर्वोसर्वा हुमायूं कबीर के साथ समझौता कर लिया है। दोनों साथ मिलकर बंगाल में चुनाव लड़ेंगे और ये समझने में किसी को कोई मुश्किल नहीं है कि ओवैसी और हुमायूं कबीर की जोड़ी बंगाल में किसे नुकसान पहुंचाएगी। वैसे तो ओवैसी ने रविवार को हैदराबाद में हुमायूं कबीर के जनता उन्नयन पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था और ममता बनर्जी पर निशाना भी साधा था। उन्होंने कहा कि बंगाल में 30% से ज्यादा मुस्लिमों की आबादी है। सेकुलरिज्म के नाम पर मुसलमानों का वोट ले लेते हैं, धर्मनिरपेक्ष बताकर उनसे वोट मांग लेते हैं, लेकिन मुसलमानों का हक नहीं देते हैं। अब ओवैसी की लैंडिंग कोलकाता की सरजमी पर हो गई है, जहां हुमायूं कबीर ने ओवैसी का दिल खोलकर स्वागत किया। दोनों मीडिया के सामने साथ साथ मुखातिब भी हुए। ओवैसी ने कहा कि हुमायूं कबीर के साथ अलायंस कर रहे हैं और ये गठबंधन कामयाब होगा। ओवैसी ने कहा कि हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ सीटों का समझौता हो गया है। इलेक्शन में हम हमारे भाई जनाब हुमायूं कबीर साहब के साथ अलायंस में लड़ रहे हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि अलायंस कामयाब हो और साथ ही साथ ये भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि सीट्स कितने हम लड़ेंगे वो भी तय हो चुका है। 1-2-3 सीट है, उसके ऊपर बातचीत करके ख़त्म हो जाएगा, बड़ा मसला नहीं है। पूरी कोशिश यही है कि इस चुनाव में इस प्रदेश में मुस्लिम माइनॉरिटी की एक पॉलिटिकल लीडरशिप उभरे। ओवैसी ने कहा कि उनकी कोशिश है इस चुनाव में प्रदेश में मुस्लिम लीडरशिप उभर कर सामने आए। उन्होंने कहा कि जिस प्रदेश में मुस्लिम समुदाय का कोई लीडरशिप नहीं है, वहां मुसलमानों की हालत बेहद खराब है। ममता बनर्जी पर बड़ा अटैक करते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल में मुसलमानों के सशक्तिकरण का बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि बंगाल में 30% मुसलमान है, लेकिन सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी बहुत ही नगण्य है। ओवैसी ने कहा कि हमारे वोट से ये लोग नेता तो बन गए, लेकिन जमीन पर मुसलमानों के लिए कुछ भी नहीं किया। इतने सालों से यहाँ की जनता ने टीएमसी को वोट दिया, आपने वोट लिया हमारा और नेता आप बन गए, लीडरशिप आपके हाथ में, मगर आपने जमीन पर क्या किया? जमीन पर आपने क्या किया? ईद की नमाज के दिन आकर दुआ करना। इससे क्या मेरा पेट भरता? क्या इससे क्या मेरे घर में चिराग जलता? क्या मुझे मेरे बच्चों को स्कूल मिलता? हुमायूं कबीर ने बंगाल में 182 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतारने का फैसला किया है। हुमायूं कबीर खुद बेलडांगा और रेजी नगर से लड़ रहे हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर में पूनम बेगम को उतारा गया है। आपको याद दिला दें कि हुमायूं कबीर पहले टीएमसी में ही थे, लेकिन टीएमसी ने उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से निष्कासित कर दिया था। एआईएमआईएम बंगाल में कितने सीटों पर लड़ेगी ये अभी तय नहीं है। वहीं हुमायूं कबीर की बात करें तो ये वही नेता हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात की थी, जिसके बाद वे सुर्खियों में आ गए थे। तब वे टीएमसी में थे। बाद में टीएमसी ने उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। ये कहा गया कि हुमायूं कबीर बंगाल में बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, लेकिन अब ओवैसी और हुमायूं कबीर साथ मिलकर बंगाल में चुनाव लड़ रहे हैं, जिसे लेकर
अभी से सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं। नहीं, एमआईएम का रोल तो पूरे देश में ही सबको पता है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी को मदद की ज़रूरत होती है वो स्पीड डायल पे अकबरुद्दीन ओवैसी जी को रखते हैं, तो वही स्पीड डायल का इस्तेमाल कर कर उनको बुलाया गया है। और खबर ये भी आ रही है कि हुमायूं कबीर के साथ वो लड़ाई अलायंस कर कर वो वेस्ट बंगाल में लड़ाई लड़ेंगे। तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हो रहा है कि जब जब बीजेपी अपने आप को संकट में पाती है तो अकबरुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मैदान में लाती है। ओवैसी को बीजेपी की बी टीम कहकर दूसरे विपक्षी दल अछूत मानते आए हैं, उन्हें वोट कटवा कहते आए हैं। ओवैसी बिहार विधानसभा चुनाव और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन कर भारतीय राजनीति के बड़े धुरंधर बनकर उभरे हैं, जो किसी भी चुनाव के नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि मुसलमानों के वोट में बिखराव लाने के लिए हैदराबाद के ओवैसी दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ते हैं। बिहार में महागठबंधन को नुकसान पहुंचाया तो महाराष्ट्र में महाअघाड़ी को। अब बंगाल में ओवैसी पहुंच चुके हैं, जहां अब उनके निशाने पर ममता बनर्जी है। लेकिन सवाल उठता है, बंगाल में ओवैसी और हुमायूं कबीर की जोड़ी कितनी कारगर साबित होगी? ये जोड़ी क्या वाकई में ममता दीदी को डैमेज करेगी? हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब बंगाल में मुसलमानों के वोट बैंक की गुलबंदी के लिए अलायंस हुआ हो। 2021 के विधानसभा चुनाव में फुरफुरा शरीफ के प्रभावशाली मौलाना अब्बास सिद्दीकी ने इंडियन सेकुलर फ्रंट का गठन किया था और उस समय भी तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि मुसलमान कार्ड खेलने के लिए इसका गठन किया गया है। हालांकि आईएसएफ कोई कमाल चुनाव में नहीं दिखा पाई, मुसलमानों का वोट बैंक ममता के साथ खड़ा रहा। लेकिन इस बार ओवैसी मैदान में हैं, जिन्होंने बंगाल से सटे बिहार के सीमांचल में शानदार प्रदर्शन 2025 के विधानसभा चुनाव में किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ओवैसी का जादू बंगाल में चलेगा? बंगाल चुनाव के बाद अब बात कर लेते हैं देश में एलपीजी किल्लत की। देश में एलपीजी संकट मोदी सरकार के गले की फांस बनती जा रही है। लोगों को एलपीजी सिलेंडर नहीं मिल रहा है और मिल भी रहा तो इसके लिए मोटी रकम चुकानी पड़ रही है। एलपीजी संकट को लेकर विपक्ष संसद से सड़क तक सरकार के खिलाफ घेराबंदी करने में जुटा हुआ है। संसद भवन में विपक्ष ने एलपीजी सिलेंडर की कमी को लेकर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। तो ऐसी ही कुछ तस्वीर दिल्ली विधानसभा के बाहर भी देखने को मिली, जहां आम आदमी पार्टी के विधायक हाथों में एलपीजी सिलेंडर के कटआउट्स लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए और पीएम मोदी के खिलाफ नारे भी लगाए। दरअसल सरकार के तमाम दावों के बावजूद एलपीजी संकट बना हुआ है। लोगों को एलपीजी सिलेंडर के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है या फिर ऊंचे दामों पर सिलेंडर रिफिल कराना पड़ रहा है। एलपीजी की कमी का असर लोगों के रसोई के साथ मुंबई की पहचान बन चुकी वहां की टिफिन सर्विस चलाने वालों पर भी पड़ा है। 130 साल पुराने मुंबई के डब्बा वाले सिस्टम पर एलपीजी संकट की गाज गिरी है। एलपीजी संकट के चलते डब्बे वालों की कमाई कम हो गई है। मुंबई डब्बा वाला एसोसिएशन के मुताबिक ज़्यादातर मेस बंद होने के कारण ग्राहकों की संख्या 1/3 रह गई है। अगर हालात नहीं सुधरे तो रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। साइकिल और लोकल ट्रेनों में लंच बॉक्स पहुंचाने वाले डब्बा वाले भी एलपीजी किल्लत से परेशान हैं। गैस की कमी का सबसे ज़्यादा असर उन लोगों पर पड़ा है जो मेस से खाना मंगवाते थे। पिछले 10 से 15 दिनों में कई मेस बंद हो गए मुंबई में, जिसका सीधा असर टिफिन डिलीवरी सर्विस पर पड़ा है। एलपीजी किल्लत का असर मोरबी के सिरेमिक्स इंडस्ट्री से लेकर सूरत के डायमंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एसी बनाने वाली कंपनियों पर भी पड़ा है, क्योंकि सरकार ने एलपीजी सप्लाई में घरेलू खपत को प्राथमिकता दी है। फिर एक खबर आई कि सरकार 14.2 किलो की जगह केवल 10 किलो के वजन वाले ही एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई करेगी। हालांकि सरकार इन बातों को अफवाह बता रही है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी तेल कंपनियां जो हैं उन्होंने सरकार को ये प्रस्ताव दिया है, ये तेल कंपनियां ही एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई करती है। वहीं मंगलवार को राज्यसभा में दिए बयान में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में एलपीजी की सप्लाई बढ़ाई जा रही है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों को आगाह भी किया और कहा कि युद्ध अगर लंबी चली तो इसके गंभीर दुष्परिणाम हो सकते हैं। भारत का प्रयास है कि तेल हो, गैस हो
फर्टिलाइजर हो, ऐसे हर जरूरी सामान से जुड़े जहाज भारत तक सुरक्षित पहुंचे। लेकिन इस युद्ध से बनी वैश्विक परिस्थितियां अगर लंबे समय तक बनी रहती है तो गंभीर दुष्परिणाम तय है। लेकिन प्रधानमंत्री के बयानों को लेकर विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है। साथ ही साथ एलपीजी संकट के लिए मोदी सरकार और उसकी विदेश नीति को जिम्मेदार ठहरा रहा है। जो भी युद्ध की वजह से परेशानी आएंगी देश पे, और जिस तरह से सरकार और का रवैया रहा ईरान की तरफ, जो हमारा हमेशा से दशकों से हमारा मित्र रहा है, और जो व्यवहार रहा ईरान के साथ, मैं समझती हूँ आज उसी कारण हमें एलपीजी की समस्या से इस देश को जूझना पड़ रहा है। घर घर में समस्या आ रही है, लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहे हैं। महीने भर की बुकिंग के बावजूद भी लोगों को सिलेंडर आज नहीं मिल पा रहे हैं। क्राइसिस तो बरकरार है, क्या रणनीति है इसका खुलासा करना चाहिए कि देश को इस संकट से बचाने के लिए क्या रणनीति अपनाई जा रही है वो बताएं। और क्योंकि अभी भी देश में क्राइसिस तो है, हर जगह आप छोटे शहरों में आप जाएंगे देखेंगे किस तरह से एलपीजी गैस की लाइनें हैं और किस तरह से पेट्रोल की कीमत भी अब लोग चाहते हैं कि नहीं बढ़े ज्यादा, लेकिन डर से लोग अपना भर के रख रहे हैं कि कहीं बहुत ज्यादा कीमत ना बढ़ जाए। तो इस तरह की जो अफवाहें भी हैं उससे भी बचाव का व्यवस्था होनी चाहिए। और साथ में आने वाले दिनों में चूंकि युद्ध थमने का कोई नाम नहीं ले रहा है, परमाणु युद्ध के कगार पे है, तो हमें अपने देश के अंदर ही तमाम संसाधन उपलब्ध कराने की व्यवस्था अभी से शुरू कर देनी चाहिए। 2 जहाज एलपीजी लेकर भारत आ रहे जिसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर लिया है। दोनों भारतीय जहाज जगवसंत और पाइन गैस ने सोमवार को ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर लिया था। भारत आ रहे इन दोनों जहाज़ों में 92,000 टन के करीब एलपीजी है। हालांकि ये जो एलपीजी इस दोनों जहाज़ों में लदा हुआ है वो केवल एक दिन के ही खपत के लिए काफ़ी है। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या इसके ज़रिए देश में एलपीजी संकट खत्म होगा। सरकार के लगातार बयान सामने आ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने भी संसद के दोनों सदनों में अपनी ओर से बयान दिया है, लेकिन लोगों की मुश्किलें नहीं कम हो रही है। एलपीजी संकट लगातार देश के कई शहरों में कई छोटे जगहों पर देखने को मिल रहा। कई फैक्ट्रियां जो हैं वो बंद हो गई, लोग पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं क्योंकि एलपीजी की सप्लाई नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है कि ये संकट कब तक जारी रहेगा, क्योंकि इसका पूरा असर लोगों के रोज़मर्रा के जीवन पर पड़ रहा, उनकी कमाई पर पड़ रहा। तो आज आपको हमारे ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करिए। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। और अभी तक आपने द फेडरल देश के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।